हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो विषय है दोस्तों, उसका नाम है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग जो है करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यानी चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना चुके हैं, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस शब्द के मायने क्या है। जो शब्द दिया गया है ना, जो आपका हेडिंग दिया गया है, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण का मतलब क्या होता है दोस्ती? हाशिया का मतलब होता है, जैसे अगर आप अपने स्कूल में जब नोटबुक देखते हो, अपनी जब लिखते हो ना उसमें, तो उसमें ऐसा कुछ बना होता है, कॉलम बने होते हैं, जिसमें ये आपका मेन जगह है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें लिखते हो, और इन में मुख्य चीज़ों से अलग कोई चीज़ बची हुई जिसको हम लोग बोलते हैं हाशिया। ये जो जगह दिख रही है ना आपको, स्पेस हाशिया, तो इसको देख के आपको क्या लगता है? इसको देख के आपको लगता होगा कि हाशिया वो जगह है जो मुख्य जगह से अलग है, ठीक है ना। हाशिया वो जगह है जो पन्ने के बाईं ओर खाली जगह है और जो मुख्य जगह से अलग है। मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी जाती है वो इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर केवल मेन डेटा लिखते हैं, बाकी बचा कुछ चीज़ जो कम काम की होती है, मुख्य नहीं होती, उसको अलग कर देते हैं। अब इसको आप समाज मान लो कि ये समाज है हमारा। इस समाज में मुख्य समाज, जो बड़े बड़े मेन समाज है, वो तो यहाँ पर है, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको हमने समाज से अलग कर दिया और इन एरिया में डाल दिया, हाशिए पर, किनारों पे रख दिया। या ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो ये एक टेबल है, ये टेबल एक समाज है। इस समाज में बिल्कुल कोने पर कुछ समुदाय हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, या हो सकता है किसी धर्म से संबंधित भी हो, और कुछ बड़े बड़े समाज जो है वो बिल्कुल बीच में है, केंद्र में है, जो मेन समाज है, मुख्य धारा में है। अब अगर इस समाज को मैं से जोर से घुमाऊंगा इस टेबल को, तो सबसे पहले कौन से लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर जो किनारे पर है ना वो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब होता है, हाशियाकरण का मतलब होता है किसी कारणवश किसी समुदाय को किनारे पे ढकेल देना, इसी को बोलते हैं हाशियाकरण। या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई समुदाय मुख्य समुदाय से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, तो इसी महसूस को, इसी अनुभव को क्या कहते हैं? हाशियाकरण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हाशियाकरण की समझ का मतलब हो गया अलग। जैसे हाशिया का मतलब होता है जैसे पन्ने में बाईं ओर खाली जगह होती है, उसको हम लोग हाशिया बोलते हैं। वैसे ही हाशियाकरण का मतलब होता है जिसे किनारे पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वो व्यक्ति कभी भी बीच में तो नहीं आ सकता, वो हमेशा किनारे पर होता है। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में कभी नहीं रहता। तो हाशियाकरण के जो शिकार समुदाय हैं वो कभी भी केंद्र में नहीं रहेंगे, वो हमेशा औरों से अपने आप को अलग महसूस करेंगे, क्योंकि दूसरे समुदाय उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमको समझ में आ गई। अब हम लोग को समझना है कि हाशियाकरण के कारण क्या है। हाशियाकरण के कारण क्या है? अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि हमारे देश में आदिवासी समुदाय जो है वो हाशियाकरण का शिकार हुए हैं, या मैं आपसे ऐसा बोलूं कि हमारे देश में मुस्लिम जो धर्म है वो हाशियाकरण का शिकार हुए हैं, इस चैप्टर में हमको इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्यों हुए? तो अगर मैं आदिवासी को ही, अगर मैं आदिवासी जो समुदाय है उन्हीं को अगर मैं केंद्र में रखूं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि कई बार क्या होता है, आदिवासी जनजातियाँ थी, आदिवासी कौन लोग होते हैं ये मैं आपको भी बताऊँगा। कि जैसे आदिवासी जो है वो जंगलों में रहते थे, उनके जंगल काटे गए तो वो धीरे धीरे शहरों की हो रहा है। अब शहर में आए तो उनके पास संसाधन तो थे नहीं, संसाधन नहीं होता जिसके पास, वो क्या होता है दोस्तों, वो संसाधन विहीन होता है, उसको हम लोग गरीब भी बोलते हैं। तो गरीबी के कारण वो लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे, और दूसरे लोगों की तुलना में एक कमज़ोर मनुष्य की तरह वो ट्रीट किए जा रहा है कि हम तो कमज़ोर, हमारे पास, हम कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है। पहले उनके पास थे जंगल में, लेकिन अब यहाँ पर संसाधन नहीं है, तो ऐसे में उनको अपने आप ही महसूस होने लग जाएगा कि हम तो कमज़ोर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल दूसरा समुदाय आपको बाहर करे तभी हाशियाकरण नहीं होता है। आप खुद भी, आप जिस समुदाय में हो, आप खुद भी अगर ये महसूस करो कि हम इनसे अलग है या कमज़ोर है, तब भी हाशियाकरण का वो कारण हो सकता है। तो क्या कारण है? कुछ समाज गरीबी के कारण समाज में कमतर माने जाते हैं। कमतर का मतलब होता है कमज़ोर माने जाते हैं, दूसरे लोगों के मुकाबले एक कमज़ोर मनुष्य की तरह वो महसूस करते हैं, जिससे वो स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं।
दूसरा समाज तो हाशिए पर रख रहा है, दूसरा समाज तो आपको अलग कर रहा है, किनारों पर रख रहा है, लेकिन आपने भी महसूस कर लिया कि भाई हाँ यार हम तो हाशिए पर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम इनसे अलग है, तो आपने अपने आप को कहाँ रख दिया, किनारे पे ढकेल दिया। हाशियाई समूह के लोग दुश्मनी व डर के भाव से भी देखे, हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी व डर के भाव से भी देखते हैं। जो लोग किनारों पर हैं, हाशिए पर हैं, जो समाज से मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उन लोगों को मुख्य समुदाय के लोग, दूसरे समुदाय समाज के लोग डर और जो भावना है, दुश्मनी की भावना, उससे उनको देखते हैं। तो दोस्तों ये कई बार देखा जाता है, जैसे आदिवासियों के खिलाफ ये देखा जाता है कहीं ना कहीं, और ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी ये चीज़ें होती हैं, डर और दुश्मनी के भाव से देखते हैं, और यही डर और दुश्मनी आगे जाकर के हिंसात्मक रूप भी ले लेती है, और कई बार ये हिंसा भी हो जाती है देश में। तो यही सब उसका कारण था। तो कारण आपको समझ में आ गया कि गरीबी यानी आर्थिक स्थिति ही मुख्य उसका कारण है, सामाजिक स्थिति ही मुख्य उसका कारण है। आपको दो याद रखना पड़ेगा, आर्थिक और सामाजिक कारण। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। फर्ज करो कि आप ऐसी क्लास के हिस्से हैं, आप एक ऐसी क्लास के हिस्से हैं जहां पर बहुत सभी लोग आपके अलग अलग समुदाय के लोग आए होंगे। हो सकता है कि आप उस समुदाय से हो जो मान लो आप आदिवासी समुदाय से या ऐसे समुदाय से हो जो काफ़ी औरों की नज़रों में है कि पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लो आपको अपनी भाषा आती है, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आप अपनी आदिवासी की भाषा, क्योंकि घर पे देखिए क्या होता है, हमें उस भाषा में थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं जो हमारे घर पे बोली जाती है। अब मान लो आपके घर में संताली भाषा बोली जा रही है, आदिवासी जो व्यक्ति है उसके घर में संताली भाषा बोली जा रही है। अब वो स्कूल पढ़ने जा रहा है, स्कूल में बच्चे या तो हिंदी में बात करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे। अब किसी बच्चे को दोनों ही भाषा नहीं आ रही, तो ऐसे में वो किसी से बात करेगा क्या, किसी से बात नहीं करेगा, तो वो अलग बैठ जाएगा अपने आप में, क्लास में वो अलग ही बैठेगा अकेला, तो वो अपने आप को औरों से अलग कर लेगा, ठीक है। तो एक क्लास का एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो आप ऐसी क्लास के हिस्से हो जहाँ पर आप क्लास के सभी विद्यार्थियों से थोड़े अलग हो, सभी विद्यार्थी अलग है और आप सभी विद्यार्थियों से थोड़ा सा अलग हो। आपकी रुचि ना तो खेल में है, ना आपकी रुचि किसी गाने सिंगिंग में है, और ना ही आपको फिल्मों का कोई शौक है, आप फिल्में भी नहीं देखते हैं कि हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं है, या हो सकता है कि आपको गपशप करने में भी मज़ा नहीं आता, किसी से बात करने का भी आपका इच्छा नहीं होता है, और हो सकता है कि आपका जो पहनावा है वो भी औरों से अलग है। तो कुल मिला के आपकी रुचि जो है वो आपको औरों से अलग बना रही है। तो आप खेलों में निपुण नहीं है, फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है, संगीत में इंटरेस्ट नहीं है, पहनावा भी औरों से अलग है, और ज़्यादा गपशप भी नहीं करते किसी से, तो बाकी सारे लोग आपके पास नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि ऐसे में आप अपने साथी के बीच ही अपने आप को औरों से अलग महसूस करना शुरू करेंगे, और ये अपने आप को औरों से महसूस करना ही क्या है, यही है हाशियाकरण। तो कुल मिलाकर के अपनी क्लास में आप किसका शिकार हुए, आप हाशिए पर चले गए, आप किनारे पर चले गए, आपके कोई दोस्त नहीं है, सब लोग आपको अलग नज़र से देख रहे हैं कि यार तो अलग ही है, हम सब तो टैलेंटेड है, ये से है, सब इसको कुछ भी नहीं आता, या वो बोल नहीं पाता अच्छे से, तो उसको कैसा फील होगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग समाज पर अप्लाई कर देते हैं। मान लो कक्षा की तरह समाज में एक सामुदायिक हाशियाकरण हो, क्या हो रहा है, कक्षा की तरह समाज में भी सामुदायिक हाशियाकरण होता है, तो उस कक्षा के एग्जाम्पल को आप समाज में रखो। अब क्या होगा, समाज में कुछ समुदाय इस तरह की बेदखली का कुछ समुदायों को इस तरह की बेदखली का एहसास हो जाता है। कैसे हो जाता है, मान लो आदिवासी हैं, तो आदिवासी समुदाय क्या है, जंगल से आए, कहाँ पर, शहरों में, शहर में आकर उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन चूंकि वो न तो शिक्षित थे, शिक्षित न होने की वजह से अलग से कोई स्किल नहीं थी। अब स्किल नहीं थी तो उनको जो मजदूरी करना पड़ी, वो कौन सी मजदूरी करना पड़ी, बिल्कुल न्यूनतम वेज पर, कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर उनको कंस्ट्रक्शन जो घर वगैरह बनते हैं, मकान वगैरह बनते हैं, इनमें काम करने का मौका मिला, लेकिन वो बहुत कम था दोस्तों। ऐसे में वो क्या करेंगे, ऐसे में न तो उनके पास शिक्षा मिल पाएगी, न उनके पास साधन होंगे, घर भी नहीं होगा, और अच्छा एक लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। ऐसे में वो औरों से क्या हो गया, अपने आप को अलग मान लेते हैं। अब क्या होगा, मान लो किसी शहर में मॉल है, अब ऐसे में बेचारा जो मजदूरी कर रहा है, वो डेली जाता है, मजदूरी करके आता है, तो वो मॉल के पास भी जाएगा तो वहाँ जाने की वो उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसको लगेगा कि यार मैं क्या जाऊँगा, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है, मैं क्या खरीदूँगा, और अगर चला भी गया अंदर तो पता नहीं कोई लोग मेरे को अलग नज़र से देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग अलग नज़र से देखें, तो वो अपने आप को औरों से क्या अलग कर लेगा, अपने आप से औरों से अलग देखना शुरू कर देगा। तो कुछ समुदाय जो है समाज में अपने आप को बेदखली का जैसा एहसास उनको होने लगता है। तो सामुदायिक हाशियाकरण के कारण क्या है, समुदाय में जो हाशियाकरण होता है उसके कारण क्या है, उसके दोस्तों यहाँ पर 3 कारण है। पहला ये कि वो एक तो अलग भाषा बोलते हैं, इस वजह से हो सकता है कि उनका हाशियाकरण हुआ है, अलग भाषा बोलने की वजह से। फर्ज करो कि आप
क्या होता है कि सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं कि आपका एक हिंदी वाला राज्य है, या सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जो ग्रामीण वाली भाषा बोल रहा है, या उसको वो भाषा नहीं आती, संथाली या कोई दूसरी भाषा बोल रहा है। अब सामने वाले अधिकारी जो भी हैं उससे अपना काम निकल रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट से कुछ काम करवाना है, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि यार यार मुझे भाषा ही नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका हाशियाकरण इसलिए हो रहा है, आपको अलग इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपकी भाषा, आप अलग भाषा बोलते हो। सामुदायिक हाशियाकरण का दूसरा कारण है कि रीति रिवाज थोड़े से अलग होते हैं। कई बार रीति रिवाज अलग होने की वजह से भी जो है हाशियाकरण का शिकार हो जाते हैं। और अल्पसंख्यक धर्म होने के कारण भी ऐसा होता है, जैसा कि मुस्लिम समुदाय के साथ होता है। अल्पसंख्यक धर्म का मतलब होता है कि जिस धर्म की संख्या दूसरे धर्म के मुकाबले काफ़ी कम है, या जिस धर्म को हमारे संविधान के अकॉर्डिंग संसद ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हो। जैसे मुस्लिम, जैसे सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सारे के सारे धर्म क्या अल्पसंख्यक है। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक में कुछ ही अल्पसंख्यक है जिनके साथ ये होता है, और उसमें एक ही का नाम आता है मुस्लिम धर्म का, जिसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 कारण आपको समझ में आ गए। रीति रिवाज अलग है, इस वजह से सामुदायिक हाशियाकरण होता है। भाषा अलग बोलते हैं, इस वजह से सामुदायिक हाशियाकरण होता है। और अल्पसंख्यक धर्म होने की वजह से भी समुदाय में उनका हाशियाकरण होता है। हाशियाकरण क्या होता है? अलगाव, किनारे पर ढकेल देना और समाज से अलग होना। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बार बार शब्द आ रहा है हमारे बीच में। आगे बढ़ते हैं। समुदाय के हाशिया पर होने का परिणाम क्या होता है, ये समझना। परिणाम क्या होता है? अगर मान लो कोई समाज या कोई समुदाय, जैसे आदिवासी या मुस्लिम, ये 2 ही की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में 2 ही का नाम लिखा। आदिवासी या मुस्लिम समुदाय जो है वो हाशिए पर चले गए, किनारों पर ढकेल दिया, उनको समाज से थोड़ा सा अलग रखा गया, अलग नजरों से देख रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वो दबाव में महसूस करेंगे। दबाव में महसूस करेंगे किन से? ताकतवर लोगों से। तो ताकतवर और वर्चस्वशाली समुदाय के मुकाबले में वे अपने आप को शक्तिहीन और पराजय का एहसास करना शुरू कर दे हो जाएगा। उनको अपने आप में लगेगा कि हम तो शक्तिहीन हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास लोग भी कम है, संख्या भी कम है, पावर नहीं है, और हम जो है हमारा जो हम लोग शक्तिहीन तो है ही, और हम लोग अपने आप में पराजयता का महसूस कर रहे हैं कि हम लोग हार जाएंगे इनसे, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ये ज़्यादा तबके में है, या पावरफुल लोग हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो इसका परिणाम ये हो सकता है हाशियाकरण के होने का। दूसरा क्या हो सकता है कि इन समुदाय को संसाधन के फ़ायदा उठाने से भी रोकता है। हाशियाकरण इन लोगों को संसाधन के फ़ायदा उठाने से रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि क्या होता है, जितने संसाधन का फायदा बड़ा समुदाय उठा सकता है, छोटा समुदाय उतना उठा नहीं सकता। जिन संसाधनों का लाभ शहरों में दूसरे धर्म के या दूसरी जातियों के लोग उठाते होंगे, शायद आदिवासी जाति है जो बाहर से आई है, उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो समुदाय हाशियाकरण का शिकार होता है वो कहीं ना कहीं डर के अभाव में जीता है, डर के भाव में जीता है। और साथ ही साथ क्या होता है, वो संसाधनों का इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं कर पाता, क्यों? फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि डर लगता है उसको, ज्ञान ही नहीं होता है। देखिए क्या होता है, आपको पता है सरकार बहुत सारी योजना निकालती है, और योजना ज़्यादातर गरीबों के लिए होती है, लेकिन गरीबों तक वो योजना पहुंचती नहीं। उसका कारण ये है कि उनको पता ही नहीं ना कि योजना हमारे लिए। बहुत सारे लोगों को योजना के प्रोसीजर नहीं पता होती है। अब तो बहुत सारा सुधार हुआ है, इस वजह से योजना गरीबों तक मैक्सिमम पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले शुरुआत में ऐसा ही हुआ था, लोग को जागरूक नहीं हो पा रहे थे। ये समुदाय अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से भी चूक जाते हैं। उनको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं आवाज़ उठाऊंगा तो बड़े वर्चस्व वाले समूह मुझे मारेंगे या पीट देंगे। तो दूसरे समूह का दबाव होने की वजह से वो अपने अधिकार की आवाज़ भी नहीं उठा सकते, और वो सहन करना शुरू कर देते हैं। जो प्रताड़ना होती है उसको सहन करना शुरू कर देते, भेदभाव को सहन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको पता ना कि भारत में सालों से, बहुत सालों से, हज़ारों साल हो सकता है उसको, सालों से भारत में छुआछूत जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में थी। अब क्या ये प्रॉब्लम के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? ये प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज़ आज़ादी के बाद बहुत उठाई गई। आज़ादी के बाद सबने बोला कि सब बराबर है, सब बराबर। आज ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन आज़ादी के बाद ये उठाई, मतलब कई सैकड़ों साल तक तो ये काम चला होगा। तो सैकड़ों साल तक ऐसा क्या हुआ होगा कि एक समुदाय ने अपने अधिकार की आवाज़ ही नहीं उठाई? क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं समाज से बाहर ना करते, डर लगता था कि बड़े लोग, जो पैसे वाले वर्चस्वशाली लोग हैं, वो हमको दबाएंगे या मारेंगे। तो इसी वजह से हमारे देश में ये जो प्रथा है छुआछूत की, इसको समाप्त होने में काफ़ी साल लग गए। मेरे ख्याल से ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे समझ लेते हैं। हाशियाकरण केवल देखिए, हाशियाकरण के प्रकार की बात करें, अभी हमने क्या समझा? हमने समझा कि हाशियाकरण के परिणाम क्या होते हैं। अब हाशियाकरण के प्रकार की बात करें तो हम बार बार कर रहे हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग। तो हाशियाकरण के खाली एक वजह से नहीं होता। हाशियाकरण के समाज में जो गरीब लोग हैं उन्हीं के साथ हो रहा है।
खाली सामाजिक हिसाब से नहीं हो रहा है। तो हाशियाकरण के 3 आधार है। नंबर 1 हाशियाकरण सामाजिक रूप से, नंबर 2 हाशियाकरण आर्थिक कारण से, और नंबर 3 हाशियाकरण राजनीतिक रूप से। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हाशियाकरण होता है। आर्थिक रूप से मतलब जो इकोनॉमिकली यानी अर्थव्यवस्था में जो यानी पैसों के मामले में जो गरीब है। सामाजिक रूप से यानी समाज में जिनका स्टेटस, समाज में जिनको कम ऐसे कमतर आंका गया, कमजोर माना गया है। और राजनीतिक रूप से मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में भी उनको आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कई लोग बोलते हैं ना कि राजनीति तो बड़े लोगों के ही हक में है, हमेशा वही लोग लड़ते हैं। तो अब तो थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हाशियाकरण भी होता है, राजनीति में रूप से हाशियाकरण भी होता है। आप अगर डेटा भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने कितने जो है हमारे देश में कौन कौन से धर्म कितनी संख्या में और राजनीति में है। तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि बहुत धर्म, कुछ धर्म ऐसे जिनका बहुत कम प्रतिनिधित्व हमारे देश में है। इस पे आते हैं, आदिवासी कौन होते हैं। अब हाशियाकरण हमने समझ लिया। अब सबसे पहले हम लोग उस समुदाय की बात करते हैं जो हाशियाकरण का शिकार हुआ है। सबसे पहले जो समुदाय और सबसे इंपॉर्टेंट समुदाय है वो है आदिवासी, जो जनजातियां होती। तो आदिवासी समुदाय हाशियाकरण के शिकार हुए हैं। पहले ये हाशियाकरण पे नहीं थे क्योंकि ये ऑलरेडी जंगल में रहते थे, इनका समुदाय से इसका खास संबंध था नहीं। लेकिन जब ये जंगल से निकल करके शहरों में आए, इनके पास नजदीक आना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं इन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इनको दूर रखा। यही हाशियाकरण है। तो आदिवासी होते कौन है पहले समझ लेते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, आदिम काल से जो निवास कर रहे हैं। आदिवासी मतलब आदिम काल से जो निवास कर रहे हैं, मतलब बहुत पुराने समय से। इसका मतलब है कि मूल निवासी जो इस देश के हैं वही कौन है, आदिवासी लोग हैं। जैसे गोंड जनजाति, भील जनजाति, ये आदिवासी जनजातियां हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, सालों से जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी जी रहे हैं। आज भी जंगलों में ही रहते हैं। बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। जैसे आप उत्तर पूर्वी राज्य में जाओगे, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां जंगलों में रहती हैं। बाकी बहुत सारे राज्यों में, शहरों में भी आ गई है, और अंडमान निकोबार में तो आज भी टिपिकल जनजाति आपको मिलेगी। भारत की लगभग 8% जनसंख्या जो है वो कौन किसकी है, वो आदिवासियों की आबादी है। इवन अकेला 80%, अकेला 60 से ज़्यादा, अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा प्रकार की अलग अलग जनजातियाँ। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जनजातियाँ भी एक जैसी नहीं होती। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि आदिवासी, तो आदिवासी में भी अलग अलग विविधताएँ होती है। अगर मैं बोलूँ कि भील जनजाति जो है और गोंड जनजाति है, दोनों जनजातियाँ हैं, नाम अलग अलग है, इसका मतलब है कि उनके कल्चर भी अलग अलग होंगे, पहनावा में भी थोड़ा बदलाव होगा, भाषा में भी बदलाव होगा, रहन सहन में भी बदलाव होगा, प्रथाएं भी थोड़ी सी अलग होगी, देवी देवताएं भी अलग हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जैसे अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियाँ, तो जनजातियाँ तो भारत में बहुत सारी होगी, हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन टोटल परसेंटेज कितना है ये ध्यान रखना, 8% टोटल जनसंख्या में भारत में आदिवासी हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने समझा कि आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी समुदाय वे समुदाय होते हैं जो सालों से जंगलों में निवास करते आए हैं और आज भी जी रहे हैं। और आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, जो इस देश के मूल निवासी भी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उनके वितरण की बात करते हैं कि आदिवासी जनसंख्या का वितरण कैसा है। अब हेडिंग का नाम क्या है, आदिवासी जनसंख्या का वितरण कैसा है। वितरण कैसा का मतलब होता है क्या आदिवासी जनसंख्या सब जगह बराबर बराबर है या आदिवासी एक जैसे होते हैं। तो एक पहली बात तो है कि आदिवासी एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी जनजाति है, आदिवासी को हम लोग जनजाति के नाम से भी जानते हैं, तो 500 से ज़्यादा आदिवासी जनजाति है, इसका मतलब अलग अलग 500 है, उनमें सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी बस इतनी है कि वो जंगलों में निवास करते थे और अब शहरों में आ गए हैं, जीते आए हैं। तो भारत में बहुत सारी आबादी आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। और भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं। जैसे और कहाँ पर है, देखिए आपको याद रखना है कि आदिवासी समूह कहाँ कहाँ पर है। तो आप ये मान के चल रहे हो कि भारत में जहाँ जहाँ पर खनिज संपदा बहुत मिलती है वहाँ वहाँ आपको आदिवासी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर खनिज संपदा वाले जो इलाके हैं वो सब आदिवासियों के इलाके ही थे। और आप समझ गए होंगे कि खनिज संपदा हमने खोजना शुरू किया, तो इसी वजह से आदिवासी जनजातियों को वहाँ से सरकार ने जो है बेदखल कर दिया और जो जितने भी जंगल थे उसको भी काट दिया। तो अब आपको फ़र्ज़ करो कि भाई मान लो एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं। अब आप पेड़ को काट दोगे तो पक्षी कहाँ जाएंगे, वो तो उनका घर था ना, तो पक्षी कहाँ जाएंगे। अक्सर पक्षी आपको शहरों में बिल्डिंगों पे बैठते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ वो पनप नहीं पाएंगे, वहाँ उनको डर के अब भाव में जीते रहेंगे बेचारे।
तो वैसे ही कुछ आदिवासी के साथ भी हुआ, उनके जंगल आपने काटे तो उनका घर आपने काट दिया, तो वो कहाँ जाएंगे, वो शहरों की ओर आते हैं। फिर यहाँ समझते हैं कि कहाँ कहाँ आदिवासी जनसंख्या है हमारे देश में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ याद रख लेना। झारखंड में मिनरल है, झारखंड याद रख लेना। मध्य प्रदेश में भी कई सारे मिनरल है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है पूरे भारत में, तो मध्य प्रदेश भी हो गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया। उड़ीसा हमने पढ़ा 60 से ज़्यादा जनजातियाँ, तो उड़ीसा का एक जिला बड़ा फेमस था, कालाहांडी जिला, वो तो और फेमस आदिवासियों के लिए था, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से आदिवासियों को विस्थापित किया था, इसलिए फेमस हो गया था। तो 4 तो ये हो गए। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, तो आंध्र प्रदेश भी एक उसमें आ जाएगा। तो इतने राज्य याद कर लिए तो ज़्यादा राज्य लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो क्या लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं, चाहे तो क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 7 सिस्टर, जहाँ पर सभी राज्यों में आदिवासी रहते हैं। किन किन राज्यों में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये जितने भी राज्य आपके मिलेंगे, ये सारे राज्यों में 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य के नाम से जानते हैं ना, इन सभी में आपको जनजातियाँ मिलेगी। तो देख लिए, पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगर ये याद भी नहीं रहेंगे तो मेन तो याद रहेंगे आपको। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया में बहुत कम है, उधर हरियाणा और पंजाब में है ही नहीं, जनजातियाँ बहुत रेयरली मिलेगी आपको, दिल्ली में भी नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें जैसे 7 सिस्टर, यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, बहुत सारी जनजातियाँ मिलेगी। अभी हमने पढ़ा अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियाँ हैं, अकेले उड़ीसा में भी 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियाँ हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती हैं आपको। 7 सिस्टर समझ गए आप, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये जितने भी राज्य हैं सब 7 सिस्टर कहलाते हैं। सिक्किम को छोड़ दो तो देश के सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ही हैं। यही तो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जितने भी ज़्यादातर खनन और औद्योगिक क्षेत्र जो बसे हुए हैं इंडिया में, जैसे जमशेदपुर देख लो, बोकारो देख लो, राउरकेला देख लो, भिलाई प्लांट देख लो, ये जितने भी नाम है। अब जमशेदपुर तो हमने पढ़ा भी था, अगर आपने ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ा तो जरूर आपको पता होगा। जमशेदपुर टाटा टिस्को नाम की एक कंपनी है, टाटा स्टील प्लांट, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में है। वहीं ऐसे अलग अलग प्लांट भी जैसे राउरकेला है, जैसे बोकारो है, जैसे भिलाई है, ये सब बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र वहाँ क्यों बसे हुए, ये छोटे छोटे राज्यों में इसलिए बसे क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, और सारे के सारे खनिज क्षेत्र जो है ये सब आदिवासी इलाकों में थे। तो ये सारे महत्वपूर्ण खनिज और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में। अब क्या हुआ, उद्योगपतियों को उद्योग बसाने थे, खनिज संपदा को निकालना था, तो उस संपदा पर देखा जाए तो नेचुरली अधिकार जो वहाँ के रहने वाले लोगों का होना चाहिए था। तो जितने भी आदिवासी थे उनका अधिकार वहाँ पर होता था, लेकिन क्या हुआ, एकदम से पुलिस अफसर आए और सरकारी नीतियाँ आई होगी नहीं, तो उनने उनको वहाँ से खाली करवाया और वहाँ से कुछ पैसे देकर उनकी ज़मीनें अपने नाम करवा ली। ये एक कहानी के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जरूर था, यहाँ वो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि जनजातियों को वहाँ से निकाला गया। क्यों? क्योंकि खनिज संपदा को इनको निकालना था। तो ज़्यादातर खनिज वाले जो एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर आपको कौन सी जनजाति को क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको आदिवासी मिलेंगे। आदिवासियों की विशेषता क्या होती है, आदिवासी विशेष क्यों है, आदिवासी की विशेषता क्या होती है? अब देखिए, आदिवासी की विशेषता ये होती है कि आदिवासी औरों से बिल्कुल अलग है। पहनावे से आप पता कर लोगे कि आदिवासी बिल्कुल औरों से अलग है, औरों से अलग है। और इसलिए अलग है क्यों? क्योंकि बाकी समाज में क्या हो रहा है, बाकी समाज में ऊंच नीच की भावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन आदिवासी की सबसे अच्छी बात यह है कि आदिवासी समाज में भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम है, न के बराबर वहाँ पर ऊंच नीच की भावना, सब बराबर है। तो एक अच्छा है ना, जिन लोगों को हम लोगों ने हाशिए पर रख दिया, जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है। एक्चुअली हम लोग आदिवासी के बारे में कोई कुछ ज़्यादा जानता नहीं है। ज़्यादातर लोग इस देश में इतने जानते हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट पहनते हैं और डांस करते हैं, ज़्यादातर नाचते गाते ही दिखाई देते, तो वही व्यू आपके सामने भी आता है। लेकिन एक्चुअल में उनका जो समाज है ना, बहुत अच्छा परिपक्व समाज भी है, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ है कि ऊंच नीच का फ़र्क नहीं। हम लोग कितने ही पढ़े लिखे हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पर ऊंच नीच का फ़र्क तो चलता है। तो और समाज से आदिवासी समाज जो है काफ़ी हद तक अलग है। ये सामुदायिक जाति वर्ण समुदाय जो हमारा ना, ये समुदाय क्या, जाति वर्ण समुदाय जो हमारा जाति वाला समुदाय चलता है वो, और राजाओं के शासन में भी जो लोग रहते थे वो समुदाय भी, उनसे भी ये अलग, बिल्कुल अलग थे ना। तो ये राजा महाराजा के समाज टाइम पे जो लोग जी रहे थे, जो समुदाय थे वैसे थे, और न ही ये जाति वर्ण व्यवस्था जैसे कोई समुदाय वैसे भी नहीं थे, ये उससे भी अलग रहते थे। बोलते ना कि हम लोगों से अलग ही वो एक दुनिया में रहते थे, जंगल की दुनिया में, और वही जीवन जीते थे। इसका मतलब हमसे अलग है, हमारा प्रभाव इतना उन पर पड़ा नहीं,
लेकिन जैसे जैसे थोड़ा करीब आए वैसे वैसे हमने उनको प्रभावित भी किया, और जनजातियों से हम खुद भी प्रभावित हुए कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आदिवासी के धर्म एवं मान्यताएं क्या क्या होती हैं। आदिवासी धर्म के, आदिवासियों के धर्म क्या और मान्यताएं क्या क्या है। अब क्या धर्म और क्या मान्यता है समझ लेते हैं। इन समुदाय में बहुत सारी जनजातीय धर्म होते हैं। आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय अलग अलग धर्म होते हैं। ये अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये इनके धर्म जो है कैसे हैं, इस्लाम, हिंदू और ईसाई, जो हमारे देश में धर्म चलते हैं ना मेजर, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, ये धर्म तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जनजातीय धर्म इनसे बिल्कुल अलग है। और ये समुदाय किन की पूजा करते हैं, हम लोग तो गॉड की पूजा करते हैं ना, लेकिन ये जनजातीय समुदाय किन की पूजा करते हैं, ये अपने पुरखों की, पूर्वजों की पूजा करते हैं। ये अपने गाँवों को पूजते हैं, ये प्रकृति की उपासना करते हैं। और प्रकृति में भी किसकी उपासना करते हैं, प्रकृति में उपासना करते हैं पर्वतों की। तो प्रकृति में पर्वत की पूजा करते हैं, प्रकृति के रूप में नदी को पूजते हैं, और प्रकृति के रूप में पशु की उपासना करते हैं। और ये तीनों चीज़ों को, पर्वत, नदी और पशुओं की जब ये उपासना करते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो इनको एक आत्मा के रूप में मानते हैं कि ये एक देवी आत्मा है। तो कहीं ना कहीं इनकी उपासना आत्मा के रूप में की जाती है जनजातियों के द्वारा। आपने देखा होगा अक्सर जनजाति जो है वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ पर तंत्र विद्या वाला एक सब फोटो दिखाई दे रहा है, तो वैसा होता है एक्चुअल में। और उसी को हम लोग बोलते हैं, वो पूजते प्रकृति को, प्रकृति की पूजा। दोस्तों आपको पता है ना, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जरूर सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। वहाँ पर भी ये जिक्र मिलता है कि वो लोग भी, आज से 5-7 हज़ार साल पहले की बात है, तो इतने हज़ारों साल पहले भी वो लोग क्या करते थे, वो लोग तब भी प्रकृति की पूजा करते थे। और ये लोग आज भी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो सभ्यता है पुरानी, उसको आज भी संजो कर रखे हुए हैं। जबकि हमने प्रकृति की पूजा, प्रकृति को इतना तवज्जो देना ही छोड़ दिया था, इस वजह से आज एनवायरनमेंट इतना दूषित हो गया है। ग्राम आत्माओं की पूजा, ग्राम आत्मा मतलब ये पर्वत, नदी, पशु, इनकी जो पूजा करते थे, इनकी पूजा ग्राम के भीतर की जाती थी। मतलब ग्राम के बाहर नहीं होती थी, गाँव के भीतर ही होती थी कई जगह पर। मान लो एक गाँव है, एक गाँव, तो गाँव में ये घर बने हुए हैं इनके आदिवासियों के, और उसके अलावा एक जगह है जहाँ पर इनने चबूतरा या कोई ऐसी जगह बना दी जिसको बोलते हैं लता कुंज बना दिया, एक मंदिर जैसा बना दिया, वहीं पर पूजा करते हैं। जबकि अपने अपने जो पुरखों की पूजा करते थे, पूर्वजों की, वो सब अपने घर में होती थी। तो अपने अपने पुरखों की पूजा ये घर में करते थे, और बाकी प्रकृति की जो पूजा होती थी, जो आत्मा की पूजा करते थे ये लोग, उपासना, ये सब गाँव के अंदर ही सभी लोग मिलकर करते थे। तो ये इनका कल्चर था, ये इनकी विशेषता है। आदिवासियों पर दूसरे धर्म का प्रभाव क्या है। अब हमको पढ़ना क्या है कि क्या आदिवासी जो धर्म है वो दूसरे धर्म से प्रभावित हुआ है, या फिर आदिवासी दूसरे धर्म जो है वो आदिवासी धर्म, जो जनजाति धर्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इनसे भी प्रभावित हुए हैं क्या दूसरे धर्म में भी इनका प्रभाव दिखता है। तो दोनों चीज़ें हुई हैं, आदिवासी का धर्म भी दूसरे धर्म से प्रभावित हुआ है, और साथ ही साथ आदिवासियों ने दूसरे धर्म को भी प्रभावित किया अपने धर्म से। तो दोनों के एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आदिवासी का जो धर्म है वो बौद्ध, ईसाई, शाक्त और वैष्णव, 4 धर्म बता रहे हैं। बौद्ध, ईसाई, शाक्त और वैष्णव। बौद्ध तो आपको समझ में आ जाता है, गौतम बुद्ध वाला जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ईसाई धर्म, क्रिश्चियन, ईसा मसीह वाला जो धर्म है वो क्रिश्चियन धर्म है, बहुत बड़ा दुनिया का धर्म है। और तीसरा धर्म है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म मतलब होता है शक्ति, जिसमें हम लोग माता जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी, माँ काली, इनकी पूजा करते हैं, तो शाक्त धर्म हो गया। और वैष्णव धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इन धर्मों ने आदिवासी पर काफ़ी प्रभाव डाला। तो इन धर्मों और पंथों से आदिवासी जो धर्म है वो काफ़ी प्रभावित हुए। अब वैसे कौन से धर्म है जहाँ आदिवासी भी, उन सब आदिवासियों से वो भी प्रभावित हुए। दोस्तों सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर जो प्रभाव पड़ा है वो एक ही धर्म का मिलता है, और वो मिलता है ईसाई धर्म का। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी जो है वो ईसाई बने थे। ईसाई मिशनरी यहाँ पर इंडिया में आए थे। आपको पता ना कि अंग्रेजों के काल में बहुत सारे ईसाई मिशनरीज इंडिया में आए थे। ईसाई धर्म के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया था ईसाई धर्म का, और इसी प्रचार के दौरान बहुत सारे जनजाति लोगों को, आदिवासी लोगों को उन्होंने अपने धर्म की ओर प्रेरित किया। तो बहुत सारे आदिवासी जो ईसाई बन चुके हैं। और परंतु आदिवासी धर्म को दूसरे प्रभुत्वशाली धर्म पर भी असर हुआ है। मतलब आदिवासी धर्म को दूसरे धर्म ने भी प्रभावित किया है। अब क्या प्रभावित किया उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या प्रभावित किया, प्रभावित ये किया, जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ जो चलता है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी आपने सुना है, जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती, वो जो तंत्र, वहाँ पर तंत्र विद्या ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो आदिवासी धर्म से थोड़ा प्रभावित देखने को मिलता है। वहीं बंगाल और असम की जो शक्ति एवं तांत्रिक परंपरा है, बंगाल में और असम में शक्ति तांत्रिक परंपराएं चलती वहाँ की,
जो पूजन वगैरह उपासना वगैरह चलती है, कहीं ना कहीं उसमें आदिवासी धर्म का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ समझ ली कि एक तो आदिवासियों पर किन किन धर्मों का प्रभाव हुआ और किन धर्मों को आदिवासी धर्म ने थोड़ा प्रभावित किया है, तो ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और खाली आदिवासी धर्म ही नहीं, आदिवासी की भाषा ने भी प्रभावित किया, वो भी हम लोग समझेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी जो आपको समझ में आ गई। अब देखिए आदिवासियों की भाषाई विशेषता क्या है, यानी आदिवासी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनकी विशेषता क्या है। देखिए आदिवासी जनजातियों की, ज़्यादातर जनजातियों की अपनी खुद की ही भाषा होती है। गोंड के अलग चल रही है, भील जनजाति अलग बोल रहे, और सहरिया, बेगा, बहुत सारी जनजातियाँ होती है। कुछ कुछ की अपनी अलग अलग जनजातियाँ भी होती हैं, अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। तो जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं होती है, यानी आदिवासी की अपनी भाषा रही है। ज़्यादातर जो आदिवासी क्षमा करें, ज़्यादातर जो आदिवासी भाषाएं थी वो संस्कृत से तो बिल्कुल अलग है। अब मैं संस्कृत का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है और आदिवासी जो लोग भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बहुत ही पुरानी है। संस्कृत की जितनी ही पुरानी है लेकिन फिर भी संस्कृत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो आदिवासी की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत जैसी पुरानी है लेकिन संस्कृत से बिल्कुल अलग है। तो ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और उतनी पुरानी भी है। और इन भाषाओं ने बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है, बांग्ला भाषा बोली जाती है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला भाषा है उसको काफ़ी प्रभावित किया है जनजाति भाषा ने। तो भाषाओं में ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषा पर भी गहरा प्रभाव डाला। जो बांग्ला भाषा जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, इन भाषाओं पर जनजातियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये जो आदिवासी जातियाँ हैं इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में वैसे भी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो जनजाति भाषा है, जो आदिवासी भाषा है, वो संथाली है। संथाली भाषा आपके झारखंड, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में आपको देखने को मिलती है। संथाली भाषा को वैसे भी सरकार ने अपनी 8th शेड्यूल में जगह दी है। आपको पता है दोस्तों, संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में औपचारिक भाषाओं को दिया गया है, उसको बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज को जगह दी गई है। उसमें संथाली नाम की भाषा को भी इन्होंने जगह दी थी। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया था कि संथाली भाषा को भी हमारे संविधान में जगह दी गई है। और ये इतनी पॉपुलर है दोस्तों कि इनके लिए पत्र पत्रिकाएं भी बनती है। इंटरनेट पर भी आपको इस भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये भाषा वहाँ पर भी मौजूद है, पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट पर भी मौजूद है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे धर्म ने और भाषा ने, दोनों ने, जनजातियों ने धर्म और भाषा के माध्यम से दूसरे धर्म और दूसरी भाषाओं पर प्रभाव जरूर डाला है। अब जनजातियों की छवि समझ लेते हैं। आपको ये फोटोज दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो ऊपर जो आपको जनजाति दिख रही है ये उत्तर पूर्वी जनजातियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियाँ कुछ हैं, और नीचे जो नॉर्मल दूसरे स्टेट की जनजातियाँ का, चाहे छत्तीसगढ़ बोल दो या झारखंड बोल दो, यहाँ की जनजाति आपको दिख रही हैं। अब देखिए इनकी जो टॉपिक है, जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, आदिवासियों की प्रचलित छवियाँ। अगर अभी आप आंख बंद कर लो, मैं आपको आदिवासी का बोलूँ कि अब चलो आदिवासी डांस कर रहे, सोचो, इमेजिन करो, तो आप क्या सोचोगे कि हाथ में हाथ डाल करके और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए, सिर पर मुकुट डाले हुए और अपनी भाषा में कुछ गा रहे हैं, और ढोल भी जो बजाने के जो सामान है, जो इक्विपमेंट, उनके जो इंस्ट्रूमेंट है सारे वो भी उनके बने हुए हैं, देसी टाइप के जो भी है, तो वो वैसे ही नाच रहे, गा रहे, तो आपके इमेजिन वही कर लिया है। तो वही तो चीज़ है। तो आदिवासी की जो प्रचलित छवियाँ वो कौन सी है, स्कूल के उत्सव में अगर मान लो स्कूल का फंक्शन हो रहा है, चाहे वो 15 अगस्त का हो रहा है, चाहे वो 26 जनवरी का हो रहा है, अगर स्कूल के किसी फंक्शन में मान लो किसी ग्रुप ने, किसी स्टूडेंट ग्रुप ने आदिवासी का कोई डांस प्रस्तुत किया, तो वो कैसे करें? क्या वो जीन्स टी शर्ट में उसको प्रस्तुत करेंगे? आपको फील ही नहीं आएगा कि आदिवासी डांस चल रहा है। वो अगर आदिवासी डांस करना चाहते हैं तो उनको कैसा पहनावा पहनना पड़ेगा? उनको ऐसा पहनावा पहनना पड़ेगा। तो स्कूल के उत्सवों में, किताबों और फिल्मों में आदिवासियों को एक रूप में पेश किया जाता है। एक रूप में मतलब एक जैसी ड्रेसेस में पेश किया जाता है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, वे नाचते गाते दिखाई देते हैं और रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर मुकुट पहने दिखाई देते हैं। तो यही है आदिवासियों की जो छवि जो हमारे दिमाग में है, और आदिवासी की जो प्रचलित छवियाँ है वो ज़्यादातर यही आपको देखने को मिलती हैं। असल में क्या है कि हम आदिवासी की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी सच्चाई से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आदिवासी के जो तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत पुराने किस्म के हैं और ये पिछड़े हुए हैं। और कुछ लोग तो इवन ये आरोप भी लगाते हैं कि आदिवासी लोग जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो पीछे रहना ही चाहते हैं, उनने इसी को चुन लिया है। तो जैसे दोस्तों ऐसा नहीं है।
कोई व्यक्ति अगर खाली पैसा कमाता है तभी वो समृद्ध नहीं कहा जाता, उसके पास उसकी संस्कृति है, रहने सहने के अलग तरीके हैं, तो वो वैसे भी समृद्ध होते हैं। तो आदिवासी इन चीज़ों में बहुत समृद्ध है, संस्कृति के मामले में तो सबसे समृद्ध होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में हम लोग कम ही जानते हैं और बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है, और उन पर अक्सर आरोप लगाया जाता है। क्या आरोप लगाया जाता है? अक्सर उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहेंगे? वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे समाज ने उनको हाशिए पर रख के रखा हुआ है। संसाधनों की कमी होने के कारण वो हाशिए पर हैं, यानी उनको थोड़ा सा बेदखल सा महसूस होता है दूसरे समाज से, उनको किनारों पर ढकेल दिया गया। इसी वजह से शायद थोड़ा सा वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये बोलना कि वो नहीं बढ़ पा रहे तो ये गलत होगा, लोग समझते हैं सब। आदिवासी की बात करें तो आदिवासी के जीवन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व था? अभी भी है हालांकि बहुत सारी जनजातियों के बारे में। तो आदिवासी के जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो जंगलों का है, और जंगलों का महत्व केवल आदिवासियों के जीवन में ही नहीं था, बल्कि हमारे देश में हज़ारों साल से जितने भी राजा महाराजा ने राज किया है, जितने भी साम्राज्य इंडिया में आए, चाहे मुगल हो, चाहे सल्तनत हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे गुप्त मौर्य शासन हो, चाहे गुप्त शासन हो, कोई भी काल देख लो आप, हर जगह पर जो है किसी न किसी साम्राज्य को आगे बढ़ने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता बहुत पड़ती थी। लकड़ी के साथ साथ बाद में हमें मिनरल यानी खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती है जो जंगलों से ही केवल मिल पाती हैं। और राजा महाराजाओं की जो सेनाएं होती थी उसमें घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी। ये भी कहाँ से आते? सब जंगलों से आते थे। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य पूरे पूरे निर्भर होते थे जंगलों पर, और इसी वजह से कई सारे राज्यों, कई सारे राजाओं ने आदिवासी से इस चीज़ के लिए मदद भी मांगी। वो उनको परेशान नहीं करते थे, उनसे हेल्प लेते थे कि भाई हमारी हेल्प करो। तो पहले आदिवासी पर निर्भर भी होते थे। तो बस इसी को समझना है कि जंगलों का महत्व आदिवासी जीवन में कैसा है। जंगलों का महत्व जो है वो साम्राज्य के विकास में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी धातुएं जंगलों से मिलती हैं। जंगलों की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है, और उसमें जो बहुत सारी चीज़ें मिल रही मिनरल्स में से बहुत सारे खनिज मिले हैं। कैसे? जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, बहुत प्रीशियस धातुएं हैं, बहुत महंगी महंगी धातुएं हैं। लोहा, चांदी, सोना, हीरा, ये सब ज़मीन से मिले हैं। और कीमती इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें, पशु उत्पाद, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? जंगलों से मिलती हैं। अब पशु उत्पाद में बहुत सारे उत्पाद, जैसे मोम वैक्स जिसको बोलते हैं, मोम मिलता है। लाख का इस्तेमाल करते हैं ना, चूड़ियाँ बनती है लाख की, और भी प्रोडक्ट बनते हैं लाख के। शहद तो आप सब लोगों ने खाया ही होगा। स्वयं जानवर जैसे हाथी, जो शाही सेना का आधार थे, जिस सेना के पास हाथी होते थे ना उसको बोलते थे ये राजा की शाही सेना है। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य के विकास में जंगलों का बहुत योगदान रहा। इसी वजह से साम्राज्य जो है वो जनजाति यानी आदिवासियों पर निर्भर हुआ करते थे। वो उनको परेशान नहीं करते बल्कि मदद मांगते थे, और आदिवासी उनकी बाकायदा मदद करते थे। पिक्चर बाद में बदली, पहले ऐसी नहीं थी। पहले तो बहुत अच्छा उनका समाज चलता था, बहुत व्यवस्थित समाज था। लेकिन पिक्चर बाद में बदली जब देश में अंग्रेज़ लोग आए। अंग्रेज़ लोगों ने थोड़ा पिक्चर चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया। अब ये समझ लेते हैं कि आदिवासी और जंगल के बीच में संबंध क्या है। आदिवासी और जंगल के बीच में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वो उनका आजीविका स्थल है, क्योंकि वो उनका जीने का तरीका है ना, वो जीने का ही सब कुछ संसाधन ही उनका जंगल है। तो 19वीं सदी के आखिरी तक क्या हुआ था? 19वीं सदी के आखिरी तक, अब जब मैं बोलता ना 19वीं सदी, जब मैं बोलता हूँ 20वीं सदी, जब मैं बोलता 21वीं सदी, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मतलब क्या 19वीं सदी का। 19वीं सदी का एक्चुअल मतलब होता है सन 1800 से लेकर के सन 1899 तक का जो समय हुआ है वो पूरा 19वीं सदी कहलाएगा। अगर मैं 20वीं सदी की बात करूँ तो सर सन 1900 से लेकर के 1999 तक का जो जितना भी पीरियड था वो सब क्या कहलाएगा? 19वीं सदी। और 21वीं सदी क्या कहलाएगा? 2000 से लेकर के सन 2000 से लेकर के 2099 तक, 2099 तक जो चलेगा उसको बोलेंगे हम लोग 21वीं सदी। और अब चल रहा है 2022, तो 2022 कौन सी सदी में आएगा? 21वीं सदी में आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 19वीं सदी के आखिरी तक, एंड में मतलब 1880 1890 की बात कर रहे हैं, भारत का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। तब तक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। कहना है चाह रहा है कि पहले जंगल बहुत ज़्यादा थे, तो जनजाति भी बहुत ज़्यादा जंगलों में रहती थी, तो आदिवासियों का संबंध जंगलों से बहुत गहरा रिश्ता उस समय तक था। फिर क्या हुआ? 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंड में, कौन से विशाल भूखंड में, इन जंगलों में के बारे में आदिवासियों को बहुत ज़बरदस्त नॉलेज था। ज़बरदस्त नॉलेज का मतलब क्या? बहुत ज़बरदस्त ज्ञान का मतलब होता है जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान,
कुछ पशु उत्पाद जो वहां से निकलते थे उनके बारे में ज्ञान, शिकार से संबंधित सारा ज्ञान था, जानवरों के बारे में काफी कुछ ज्ञान था, पेड़ पौधे के बारे में काफी कुछ ज्ञान जानते थे वो लोग, तो उनको जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था तब तक, 19वीं सदी के बीच तक था भाई, अंत तक ढका हुआ था। 19वीं सदी के बीच में मध्य तक की बात करें, 1860 1850 की भी बात करें, तो वहाँ तो इनके पास काफ़ी नियंत्रण था। बहुत सारे राज्य जो थे, जो उस समय के जो राज्य हुआ करते थे, वो वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। उनको जब भी कोई लकड़ी चाहिए होती, वन से कुछ संसाधन चाहिए होते थे, तो उनसे परमिशन लेते थे, उनसे मांगते थे कि भाई हमें ज़रूरत है, आप दे दो। इतने ज़्यादा मात्रा में जंगल थे तो आदिवासी खुद इनको प्रोवाइड करते थे। अब आप ये बोलोगे कि आप चले जाओ, ये तो हमारे हैं, तो फिर कैसा लगेगा उनको, ये बाद में हुआ। अब क्या हुआ, परंतु आज ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। क्यों नहीं है आज ऐसी परिस्थिति? नहीं, जैसे 19वीं शताब्दी के बीच में थी, उसके अंत तक भी थी, लेकिन आज ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो आदिवासी समुदाय हैं, आज आदिवासी समुदाय हाशियाई और शक्ति विहीन या शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है उसके हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोग बात करेंगे औपनिवेशिक काल की कि भी अंग्रेज के आने से पहले कैसे थे आदिवासी, और फिर बात करते हैं औपनिवेशिक काल के बाद पिछले 200 साल में फिर क्या बदलाव हो गए। जैसे अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या बदलाव किया देश में, उससे क्या हुआ वो समझते हैं। तो आज क्या हो गया, आदिवासी हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस अंग्रेजों के शासन ने सब कुछ बदल दिया। तो औपनिवेशिक शासन से पहले क्या था? औपनिवेशिक का मतलब होता है हमारा जो गुलामी का दौर था ना, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? आदिवासी लोग शिकार करते थे। वो शिकार करके और जंगलों से चीज़ें बिन करके अपनी आजीविका चलाते थे। शिकार करके और कुछ जंगलों से चीज़ें बिन करके अपनी आजीविका चला रहे थे। और साथ ही साथ वो लोग खेती भी करते थे, खेती करना उनको आता था। और खेती में एक विशेष खेती करते थे जिसका नाम था स्थानांतरित कृषि। तो वो ये स्थानांतरित कृषि करते थे। इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? होता क्या है कि आदिवासी जो जनजातियां हैं, ये जब खेती करती हैं तो एक तो इनके रूल्स नियम बने उसमें ये है कि हल नहीं चलाते और न ही केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं करते। केवल धरती पे बीज डालते हैं और उसको उगाते हैं और उसमें अपना आजीविका चलाते हैं। तो होता क्या है कि पहले तो जंगल का कोई एरिया साफ़ करते हैं। जंगल का एरिया साफ़ करने के बाद ज़मीन मिल जाती है, उस ज़मीन पर एक खेती करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खेती करते हैं, खाली अनाज उगाते हैं। और 2-3 साल के बाद जो ज़मीन फिर से बंजर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको कल्टीवेट नहीं करोगे, उसको ऐसे उथल पुथल नहीं करोगे, उसमें खाद नहीं डालोगे, तब तक ज़मीन आपकी बचेगी नहीं। लेकिन वो इस्तेमाल ये नहीं करते थे, तो ज़मीन क्या हो गई? बंजर हो गई। अब क्या करते? दोबारा दूसरी जगह जाते और फिर जंगल काटते और फिर ज़मीन इकट्ठी करते और ज़मीन प्राप्त करते और उस पर फिर खेती करते। तो ऐसे जगह बदल कर खेती करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो आदिवासी लोग जो पहले क्या करते थे, स्थानांतरित खेती तो करते थे, उसके साथ साथ एक जगह रहकर खेती करना भी उनने सीख लिया था। तो वो सब करना शुरू कर, ये उनका जीवन था। कब से पहले? जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले उनका जीवन था। लेकिन जैसे अंग्रेज आ गए तो 200 साल में क्या बदलाव हुआ? एक तो बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ। आर्थिक बदलाव यह है कि अब जो है, पहले बार्टन सिस्टम था कि चीज़ें लेकर के चीज़ें दे दो। अगर मेरे पास चावल है, इनके पास गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए, इनको चावल चाहिए, तो चावल और गेहूं बराबर करके बांट लो। तो पहले इतने पैसों की वैल्यू या एक्सपोर्ट करके पैसे कमाना है या ऐसी कुछ सिस्टम नहीं था। अंग्रेज आए तब से क्या हुआ? आर्थिक बदलाव हुए। अब तो इन्होंने क्या किया? ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इसी के चलते क्या हुआ? वन नीतियाँ बनाई गई और राज्य वानिकी उद्योग को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने बहुत दबाव डाला, राजनीतिक दबाव के कारण अब क्या हुआ? उनको वहाँ से ढकेल दिया शहरों की ओर। अब आदिवासियों को वहाँ से जंगलों से निकाला गया, क्योंकि लगातार जंगल साफ करना शुरू किया। 200 साल में बहुत जंगल साफ किए अंग्रेजों ने। उसका कारण क्या हुआ? उसके कारण हमारे देश के जो आदिवासी थे उनको प्रवास करना पड़ा। प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर जाए, किसी चीज़ को लेकर के, रोजगार को लेकर के जाए। मान लो आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए या रोजगार की तलाश में कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़ करके लगातार दूसरे स्थान पे जाता है। एक जा रहा है, 2 जा रहा है, ऐसे लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रव्रजन, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रवास। तो क्या हुआ? इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों और उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है।
तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मजदूरी की ओर ढकेला जा रहा है, क्योंकि पहले ये अपना खुद का जीवन जी रहे थे, किसी के यहाँ नौकरी करने के मोहताज नहीं थे, और उनका संसाधन उनके जंगल थे, सब कुछ वहीं से ले रहे थे और किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब ये हुआ 200 साल में बदलाव हुए ना, आर्थिक बदलाव, सब कुछ हुआ, नीतियाँ बदली, तो ऐसे में क्या हुआ, इनको फिर वहाँ से हटाया गया। और वहाँ से हटने के बाद क्या करें, मजबूरी में कुछ अपना पेट तो पालना है, तो धीरे धीरे ये नौकरियों की ओर आए। और नौकरियाँ भी कैसी मिली उनको, बहुत कम वेज वाली, जिसमें मजदूरी की नौकरी मिलती है, जो घर बनाने में जो मजदूर होते हैं उनकी नौकरी मिलती है, बागानों में, उद्योगों में मजदूर की नौकरी मिलती है। तो वो नौकरियों की ओर जबरदस्ती ढकेला जा रहा था, जो उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। ये शोषण था एक तरह का। तो इस वजह से ये स्थिति आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम लोग समझते हैं कि विकास और आदिवासी समस्या का संबंध क्या है। अगर देश का विकास हो रहा है तो वहीं एक साथ, एक तरफ तो विकास हो रहा था और दूसरी तरफ आदिवासी समस्याएं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि देश का विकास हो रहा था तो साथ साथ इन्होंने क्या कि जंगल काटना शुरू किए। आपको खेती का एरिया बढ़ाना है तो आप जंगल तो साफ करोगे ना, आपको उद्योग धंधे बढ़ाना है तो आप जंगल तो साफ करोगे, आपको जड़ी बूटियाँ चाहिए, इमारती लकड़ी चाहिए, तो जंगल साफ करने पड़ेंगे। जैसे जैसे देश विकास करता गया जंगल साफ होते गए, लेकिन एक समुदाय समस्या का शिकार हो रहा था, उसका नाम था आदिवासी समुदाय। तो विकास की वजह से आदिवासी समुदाय को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो इमारती लकड़ी जैसे खेती या उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है, और इसी की वजह से आदिवासियों की समस्या बढ़ी। अब कैसे बढ़ी, किस पर्पज से साफ किया, तो खेती के लिए साफ किया, उद्योग के लिए साफ किया। तो खेती के लिए क्या किया, कृषि के लिए उनकी जमीन जबरन छीनी गई कृषि के लिए, और जंगल भी साफ किए गए, और फिर कृषि के लिए जमीन उठा ली गई। बहुत सारी जमीन तो इसलिए उनकी चली गई क्योंकि देश में सैकड़ों बांध जो है ना उसमें डूब गई। अब देखिए, खेती करना है तो खेती करने के लिए पानी चाहिए, और पानी के लिए इनको बांध बनाने पड़े। हमारे देश में हजारों बांध हैं, सैकड़ों जो बांध बने हैं ना, सैकड़ों बांध में लाखों एकड़ जमीन, हो सकता है कि जमीन चली गई हो और सकता है वो आदिवासियों की जमीन थी जो आसानी से उन्होंने अपने नाम करवा ली, लालच दे करके, नौकरियों का लालच दे करके। बहुत प्रभुत्वशाली बाहुबलियों ने काम किया होगा डेफिनेटली। तो यह हुआ कि उनकी बहुत सारी जमीन देश के सैकड़ों बांधों में डूब गई, और जिसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। अब आपकी ज़मीन बहुत सारी डूब जाएगी तो आपको विस्थापित तो होना पड़ेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि उनकी ज़मीन डूब गई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो हमने कृषि का पढ़ लिया। अब उद्योग कैसे समस्या बना? उद्योग समझना समस्या बना खनन के कारण। उद्योग इसलिए समस्या बना क्योंकि उद्योग जब आगे बढ़ेगा तो उद्योग को चलाने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए? कच्चा माल। तो कच्चा माल क्या होता है? यही तो कच्चा माल है, खनन। तो कच्चा माल जो खनन, मैंने अभी आपको पढ़ा है कि ज़्यादातर खनिज संपदा वाले जो एरिया थे वो सब जनजाति इलाकों में थे। तो कहीं ना कहीं जनजाति इलाकों को इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। तो जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए हमेशा ताकतवर गुटों ने एक साथ मिलकर काम किया। बहुत सारे ताकतवर गुट मतलब समझते हैं, ताकतवर गुट मतलब जिसके पास पैसा रुतबा बहुत है, पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों ने क्या किया, साथ मिल करके पॉलिटिकल लोग और पावरफुल जो पैसे वाले पावरफुल उद्योगपति ने मिल करके उन्होंने बोला कि उद्योग धंधे बढ़ाने हैं तो खनन क्षेत्र तो चाहिए, आदिवासी को वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट करो आप। तो पॉलिटिकल लोगों ने भी साथ दिया होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, खनिज क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, जो किनकी भूमि थी? जनजातियों की। तो आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने के लिए हमेशा ताकतवर लोग मिलकर काम किया, और मिलकर काम किया तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया, न ही बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए। कोई प्रक्रिया भी नहीं थी, कोई कानून भी नहीं बना, और उससे पहले उनको वहाँ से बेदखल कर दिया। और खनन के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा व्यक्ति, हमारे देश में खनन की वजह से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। और क्यों ना होना भी पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न होती ना। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है झारखंड। और यूरेनियम का जब उत्पादन होता है तो यूरेनियम, आपको पता ना कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और यूरेनियम का जब प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, गैस या कुछ ना कुछ तो निकलेगी जो विषैली हो सकती हैं। तो जादूगोड़ा नाम का एक जगह है झारखंड में जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा माइनिंग की गई थी, जिसकी वजह से आसपास के बहुत सारे गांव में बहुत सारी डिजीज़ हो गई, बहुत सारी बीमारियां हो गई। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ऐसे हो गए जैसे 60 साल के हो गए। कुछ लोगों की हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो गई। बहुत सारी बीमारियां हुई है। ये एक बार रिपोर्ट भी आई थी, तो मैं उसके हिसाब से आपको खनन आया तो ये आदिवासी से जुड़ा हुआ एक मैटर था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ऐसा भी होता है। अब क्या करेंगे, उन गाँव को वहाँ से निकल के दूर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप खनन क्षेत्र के आसपास रह भी नहीं सकते, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो खनन के कारण विस्थापन होने वाले में 50% से ज़्यादा व्यक्ति तो केवल आदिवासी ही थे। और सबसे ज़्यादा विस्थापन जो हुआ इस देश में कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ, झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में।
उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा जनजातियों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। ये जनजाति बाहुल इलाके भी थे और यहीं पर खनिज संपदा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। ऐसे में यहाँ से इन इलाकों से आदिवासियों को बाहर निकलना पड़ा। पूर्वोत्तर की जमीन का थोड़ा अलग मामला है। पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना, वहाँ की आदिवासियों की जमीनें, जो जमीनों का जो विवाद चल रहा है वो क्या चल रहा है, उनकी जमीन जो बंधी पड़ी हुई है, जो एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई है, जिन पर वो काम नहीं कर पा रहे, वो लड़ाई चल रही है सशस्त्र सेना के बीच में। आर्मी फोर्स और वहाँ की जनजातियों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, उनके अधिकारों की लड़ाई चलती है। वो उनको शांत करते हैं, इन पर हमला करते हैं। तो उन दोनों की टकराव की वजह से पूर्वोत्तर में उनकी ज़मीनें सशस्त्र बलों और जनजातियों के बीच यानी आदिवासियों के बीच टकराव की वजह से बिंदी पड़ी हुई है। मतलब पड़ी हुई है, ना खेती कर पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना सरकार कर रही है ना लोग कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या, उधर तक राइवलरीज चल रही, उन्होंने आवाज़ उठाई तो ये टकराव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर इनको विस्थापित होना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं उद्योग बड़ा एक महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसकी वजह से जनजातियों को वहाँ से जो है निकलना पड़ा। दोस्तों थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, ये आपका जो एरिया है ये 104 है ना, भारत में जो 104 राष्ट्रीय पार्क है। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, विकास तथा जनजातियों की समस्या। अब विकास के साथ जनजाति की समस्या कैसे आई? अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में काट दिए पेड़ पौधे और बहुत ज़्यादा जंगल साफ कर दिए। जब हमारे देश की सरकार आई तो उनको लगा कि यार बहुत ज़्यादा जंगल कम पड़ रहे हैं, हमारे देश में वन कम हो गए, तो उन्होंने क्या वन नीति बनाई कि अब हमें वनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 पॉलिसीज बनाई, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर के। एक आया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट आया, और दूसरा आया था वन्य जीव अभयारण्य का, कि हम लोग वन्य जीवों को भी रक्षा करेंगे और पेड़ पौधों की भी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने क्या नियम बना दी कि अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जनजाति, उनको वहाँ से बाहर करो, इनको हम लोग फेंसिंग करके प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पर शिकार नहीं करने देंगे, जंगलों को काटने नहीं देंगे, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया। तो देखो देश में, हालांकि ये आंकड़ा बढ़ता रहता है, देश में 104 राष्ट्रीय पार्क है, जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से जो टोटल 40,564 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, 40,564 वर्ग का एरिया कवर करते हैं। साथ ही इंडिया में 543 इंडिया में हमारे पास क्या है, 543 हमारे देश में वन्य जीव अभयारण्य है। तो 543 वन्य जीव अभयारण्य है जो 1,18,918 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। तो 1,18,918 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं। तो दोस्तों ये भी बड़ा एक आंकड़ा है। तो इतना एरिया वो कवर करेंगे ये दोनों, तो फिर जनजातियों की जो जगह है वो कहाँ जाएंगे, तो वहाँ से उनको विस्थापित होना पड़ेगा। ये इलाके वे हैं जहाँ आदिवासी लोग रहा करते थे, क्योंकि जंगलों में ही उनका निवास था। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया, सरकार ने नीतियाँ बना के वहाँ से उजाड़ दिया। पहले तो अंग्रेजों ने किया, अब वही काम सरकारें कर रही थी। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासियों को नुकसान क्या हुआ? अपनी जमीन और जंगल दोनों से बिछड़ने की वजह से आदिवासी समुदाय की आजीविका, जो जंगल हुआ करते थे शिकार और वो बिन करके अपना काम चला रहे थे, आजीविका तो खत्म हुई, इनका भोजन का मुख्य स्रोत से भी वो वंचित हो गए। तो आजीविका के साथ साथ अपने भोजन के मुख्य स्रोत से भी आदिवासी वंचित होते चले गए। तो ये सब उनके साथ हुआ था, किसकी वजह से? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई नेशनल पार्क और ये गलत है, लेकिन इनमें उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आदिवासी इनको नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि वो तो फ़ायदा पहुँचाते हैं। बहुत सारे आदिवासी तो और पेड़ भी लगाते हैं। विकास तथा जनजातियों की समस्या में हम लोग और समझते रहे, अब विकास हो रहा है तो जनजाति की समस्या कम ही नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती कैसे जा रही है? आदिवासी अब काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। जब आपने नेशनल पार्क बना दिया, जब आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, उधर अंग्रेजों ने भी पेड़ काटे थे, तो अब जब आपने नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, खनन क्षेत्र में वैसे ही आपने वहाँ से जंगलों से उनको निकाल दिया, पूरे जंगल काट दिए। अब आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? अब उनको खाना पीना जीना तो है ही। तो इसी वजह से उनका एक मुख्य मुद्दा हो गया कि अब शहरों की ओर जाएँ, कुछ तो नौकरी की तलाश करें। तो वो नौकरी की काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि शहरों में जाएंगे तो उनको काम क्या मिलेगा? उनकी स्किल के हिसाब से काम मिलेगा। अब स्किल, जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी थे उनके स्किल्स, ज़्यादा स्किल्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, साक्षरता की कमी थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये व्यक्ति उद्योग और विनिर्माण स्थलों पर बहुत कम वेतन पर नौकरी करते थे। मतलब उद्योग धंधों में और जो घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही थी, इसमें जो काम करने वाले मजदूर में बहुत कम वेतन में बेचारे काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, इस प्रकार वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले गए। अब क्या हुआ, जब वेज बहुत कम है, आपका बहुत कम वेतन है, तो धीरे धीरे गरीबी और लाचारी की हाल में पहुंच जाएंगे
और कैसे पहुंचे? अब उससे हुआ क्या, कैसे पहुंच गए? क्योंकि इस कम वेतन की वजह से एक तो बच्चों में कुपोषण बढ़ गया और साथ ही साथ साक्षरता का दर भी बिल्कुल निम्न साक्षरता दर हो गया, पढ़ भी नहीं पा रहे और बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं। कुपोषण का मतलब क्या होता है? कुपोषण का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अपने आवश्यकता के हिसाब से भोजन न मिले। किसी बच्चे को यदि 5 रोटी की भूख है, अगर आप उसको 2 रोटी या 3 रोटी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके पास भूखा रह गया। वो शरीर को विकास करने के लिए जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को वो पोषक तत्व नहीं मिले तो वो कुपोषित रह जाता है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, दुनिया में हम बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे में इंडिया का नाम है यहाँ पर, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। और निम्न साक्षरता दर, भाई अगर वेज ही बहुत कम मिलेगा तो साक्षर कैसे हो पाएगा कोई व्यक्ति? आगे बढ़ते हैं। उनके अब देखिए क्या है, अब सारी चीज़ हमने समझ ली कि भाई जंगल से उनको निकाल दिया गया, वनों से निकाला गया, खनन क्षेत्रों से निकाल दिया गया, आपने वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों बनाए। तो राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य दोनों बना लिया। दोनों बनाने से हुआ क्या? दोनों बनाने से ये हुआ कि वो धीरे धीरे वहाँ से निकले, उनको वहाँ से उजाड़ दिया गया, शहरों की ओर आए। शहरों की ओर आए तो शहरों में उनने क्या किया? धीरे धीरे कम से कम न्यूनतम मजदूरी में काम करना शुरू किया आदिवासियों ने। अब लोगों को लगता है कि खाली चलो इनके उनको जो है कमाने का मौका तो मिल गया, लेकिन दोस्तों खाली आमदनी ही सब कुछ नहीं होता है। आदिवासियों ने आमदनी के अलावा बहुत कुछ खो दिया है। आदिवासियों की जो जान होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, नाच गाने, ये सब वो भूल चुके हैं। मतलब मजबूरी में नहीं कर पा रहे हैं। शहर में कैसे करेंगे? पहले वो सब कुछ आयोजन करते थे, खुशी खुशी सारा काम होता था। अब बड़े दुख में जीवन जी रहे हैं, लाचारी में जीवन जी रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने खाली आजीविका ही नहीं, उनने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। उन्होंने अपनी आमदनी के अलावा बहुत सारी चीज़ खो दी। उन्होंने अपनी परंपरा, रीति रिवाज को खो दिया। और उड़ीसा के गोविंद मारन जो व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी अपने शब्दों में इसको बयां किया है कि उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन साहब कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली और बस कुछ थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने हमारे शमशान की भूमि छीन ली, मंदिर, कुएं और तालाब सब कब्जे में कर लिए। अब हम जिए तो जिए कैसे? ये उनकी कहानी वो सुनाते हैं। ये कालाहांडी जिला है उड़ीसा में, जहाँ पर ये रिफाइनरी वगैरह कुछ काम हो रहा होगा, तो रिफाइनरी की वजह से वहाँ से उनको जाना पड़ा था। और वैसे भी उड़ीसा में एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज बसी हुई है, तो सारी चीज़ों की वजह से उनको वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आदिवासी के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदिवासी के सामाजिक और आर्थिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए मतलब देखिए, आदिवासी का जो सामाजिक जीवन है वो उनके आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ। मतलब अगर वो सामाजिक जीवन जो जी रहे थे, उनका जो पहले जी रहे थे, अगर आप उनको छीनोगे तो उनकी आजीविका भी चली जाएगी। जैसे उनकी आजीविका क्या थी? शिकार करना और जंगलों में निवास करना और जंगलों में ही चीज़ों को इकट्ठा करके अपना काम गुजारा करना। अब आपने उनका सामाजिक जीवन छीन लिया तो उनके सामाजिक जीवन प्रभावित होने की वजह से उनका आर्थिक जीवन भी प्रभावित होगा। अब वो काम धंधे तो करेंगे, लेकिन उनको वो मज़ा नहीं आएगा, या उनका वो वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो सब कुछ संसाधन नहीं जुटा पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो संसाधनों का लाभ नहीं ले पाते। या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि इन दोनों में से किसी एक को भी छेड़ोगे तो दूसरा हमेशा प्रभावित रहेगा। तो एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे को प्रभावित जरूर करता है। तो अगर आपका सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है तो आपके आर्थिक जीवन में बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आदिवासी के जीवन में भी ये था कि सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन से बहुत जुड़ा हुआ था। उनके साथ ये हुई छीना झपटी और उनके साथ जो विस्थापन की प्रक्रिया थी ये काफ़ी दर्दनाक थी, और इसी की वजह से ये हिंसक भी होती गई। यानी उनको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाला गया, मारा पीटा गया अगर वो विरोध करते तो ये काफ़ी दर्दनाक उनके साथ जो वाक़या हुआ था। तो यहाँ हमने समझा आदिवासी की पूरी कहानी, कैसे क्या उनका विकास हुआ, कैसे उनकी समस्या हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली दोस्तों। ठीक है, तो आप समझते हैं हम लोग दूसरे एक समुदाय के बारे में जिसका नाम है मुस्लिम समुदाय। कैसे मुस्लिम समुदाय हाशियाकरण का शिकार हुआ। तो 2011 की जनगणना देख करके हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन की स्थिति क्या है। 2011 की जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में मुस्लिम लोगों की आबादी का जो प्रतिशत है वो कितना है? 14.2% है। यानी भारत की जो टोटल आबादी है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम लोगों की संख्या 14.2%। इसका मतलब अगर इसको हम लोग संख्या में निकालें तो ये निकलेगा 17 करोड़ 22 लाख।
लगभग 17 करोड़ 22 लाख जनसंख्या। ये तो 2011 के हिसाब से दोस्तों, 2011 के हिसाब के बाद कोई भी पॉपुलेशन सेंसस अभी तक हुई नहीं है। 2021 में होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई। तो फिलहाल हम लोग 2011 की जनगणना को ही मान के चलेंगे कि यही चल रहा है। इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। हाशियाई समुदाय माना जाता है मतलब मुस्लिम धर्म के लोगों को भी हाशियाई पर माना जाता है, मतलब औरों से अलग माना जाता है, क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाए। जो दूसरे समुदाय है, दूसरे समुदाय कैसे, अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं दूसरे समुदाय में दूसरे धर्म की बात करूँगा। हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये दूसरे समुदाय हैं। इन दूसरे धार्मिक समुदाय के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक लाभ जो हैं ये मुस्लिम समुदाय को कम मिले हैं। अब हम लोग ऐसे ही इस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों ने एक सर्वेक्षण यानी आपके एनसीईआरटी में कुछ तालिकाएं दी हुई है, उन तालिका को देखकर ही हम लोग पता लगाते हैं कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं इन दूसरे कम्युनिटी की बजाय इन दूसरे समुदाय की तुलना में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को थोड़ा कम ही सामाजिक और आर्थिक लाभ मिला है। अब ये सामाजिक आर्थिक लाभ आप किस चीज़ से समझ रहे हो? विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से हमको पता चलता है कि वो सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या है। मूलभूत सुविधा से, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि पक्का मकान नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, नल का पानी नहीं है, तो नल का पानी होना, बिजली होना और घर होना, ये 3 मूलभूत सुविधा हैं। अगर इन मूलभूत सुविधा की तालिका हम लोग देखेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से धार्मिक समुदाय को थोड़ा सा इसमें कम लाभ मिला है। वहीं साक्षरता देखेंगे, अगर साक्षरता यानी लिटरेसी अगर हम लोग देखते हैं तो साक्षरता में कौन से धर्म में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं और कौन से धर्म में सबसे कम है, प्रतिशत के हिसाब से हम लोग ये तालिकाओं में देखेंगे। और तीसरी तालिका पढ़ेंगे हम लोग सरकारी नौकरियों में के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की क्या स्थिति है। तो सरकारी नौकरियों में मुस्लिम लोगों की संख्या कितनी है, कितना % है, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बस इन तीनों तालिकाओं से हम लोग ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय को हाशियाई समुदाय माना गया है वो क्यों माना गया है। तो एक एक करके तीनों तालिका देखते हैं। सबसे पहले पहली तालिका देखते हैं। पहली तालिका ये बोलती है मूलभूत सुविधा के बारे में, और मूलभूत सुविधा कौन कौन सी होती है? एक होता है पक्का घर, दूसरा होता है बिजली, और तीसरी सुविधा जो है वो नल का पानी। तो बिजली, पानी और घर, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती। अब हम लोग एक एक धर्म को लेकर के चलेंगे। अच्छा, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म अल्पसंख्यक धर्म नहीं है, हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, एक बड़ा धर्म है। जबकि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म, जो 3 नीचे धर्म दिए गए हैं, ये सारे धर्म अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि मैं मुस्लिम धर्म की तुलना हिंदू धर्म से न करके ईसाई और सिख से करूँगा, क्योंकि वो दोनों भी अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक धर्म की तुलना अल्पसंख्यक से की जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, अगर हम हिंदू से भी कर ले, अगर हम लोग बहुसंख्यक धर्म से भी करें, तो भी कहीं ना कहीं इसको देख के से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है वो सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है। देखिए, अब देखते हैं एक करके। सबसे पहले हम लोग पक्के घर की बात कर लेते हैं ना। पक्के घर की बात करें तो हिंदू धर्म के लोगों के कितने प्रतिशत लोगों के पास में पक्के घर हैं? तो 65.4% लोगों के पास, 65.4% लोगों के पास में पक्के मकान बने हुए हैं, 65.4%। वहीं अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम समुदाय में 63.8% लोगों के पास पक्के घर है, जो कि हिंदू की तुलना में कम है। भले परसेंटेज में कितना ही कम हो, लेकिन कम तो है। तो जहां 65.4% घर हिंदू समुदाय के लिए है, वहीं पक्के घरों की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय में 63.8 है। ईसाई की बात कर ले तो ईसाई में आपको दिख रहा है 69.3%। तो ईसाई का जो समुदाय के पास जो पक्के घर है वो हिंदू समुदाय से भी प्रतिशत में ज़्यादा है। और अगर हम लोग चौथा देखें सिख धर्म, तो सबसे ज़्यादा पक्के घरों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 91.3%। यानी सबसे ज़्यादा पक्के घर अगर किसी समुदाय के हैं तो वो सिख समुदाय के पास में प्रतिशत में, संख्या की नहीं बात कर रहा हूँ, संख्या में तो सबसे बड़ा धर्म ही सबसे आगे होगा। तो अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताओ कि इन जो हमने डेटा पढ़ा हुआ है इसमें सबसे पीछे कौन रह गया, सबसे पिछड़ा हुआ जो धर्म है वो कौन सा समुदाय मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा मुस्लिम समुदाय। दूसरी मूलभूत आवश्यकता की बात करते हैं, दूसरी मूलभूत सुविधा की बात करें तो बिजली आती है। और बिजली की बात करें तो कितने घरों में बिजली आती है? हिंदुओं में 75.2% घरों में बिजली प्रॉपर आती है। वहीं मुस्लिम समुदाय में 67.5% लोगों के पास बिजली की व्यवस्था है।
और ईसाई धर्म की बात करें तो 86.2% है, जबकि सिख धर्म की बात करें तो 96.0% है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिजली किसके पास में? सिख धर्म के पास में 96.0%, जो एक अल्पसंख्यक धर्म है। वहीं मुस्लिम भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसके पास सबसे कम 67.5% बिजली यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, उपलब्ध है। तो इस डेटा को देखकर भी हमें क्या समझ में आता है? इसको देखकर भी समझ में आता है कि जो सबसे पिछड़ा समुदाय है वो कौन सा है? वो है आपका मुस्लिम समुदाय यहाँ पर। इसलिए तो उनको मुस्लिम समुदाय को बोला जाता है कि हाशिए पर माना जाता है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं ले पाए दूसरे समुदाय की तुलना में। तीसरा हमारा आधारभूत सुविधा की बात करें तो तीसरी आधारभूत सुविधा है नल का पानी। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में 43.7% लोगों के घर में नल का पानी आता है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो 35.8% यानी 35.8% लोगों के घर में पानी आता है। तीसरी बात करें ईसाई की तो 48.0% लोगों के पास में, यानी 48%, 48% लोगों के घर में पानी आता है ईसाई में। और सिख के तो सबसे टॉप पर फिर से 49.3%, 49.3% घरों में पानी आता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था सिख के पास में, फिर ईसाई के पास में। और सबसे कम व्यवस्था कहाँ पर मिलेगी आपको? दोबारा से कौन सा धर्म आएगा? मुस्लिम धर्म आएगा। तो इन तीनों मूलभूत सुविधाओं का अगर ओवरऑल हम लोग एजम्पशन भी करें तो सबसे पिछड़ा जो समुदाय है मूलभूत सुविधा में वो कौन है? मुस्लिम समुदाय। जबकि सबसे आगे जो टॉप पर है वो कौन है? सिख समुदाय है। तो एक तालिका से तो हमको समझ में आ गया कि जब हमारा जो हेडिंग है ना, मुसलमान और हाशियाकरण, इसका मतलब है कि मुस्लिम लोग जो है वो हाशियाकरण की ओर कैसे चले गए। तो उसका एक कारण ये भी कि उनको सुविधाएं कम मिल पाई है। तो यहाँ आप देख सकते हो ना, तीनों सुविधाओं में पीछे हैं। एक और सारणी देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे हेडिंग को ही जो है जस्टिफाई करती है, और वो है साक्षरता दर। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट कैसी है। लिटरेसी की बात करें तो इंडिया में टोटल लिटरेसी, टोटल साक्षरता 2011 के हिसाब से 74% है दोस्तों। लेकिन अगर केवल हिंदू की बात की जाए तो हिंदू में साक्षरता 63% है, महिला पुरुष दोनों को मिला करके। वहीं मुस्लिम धर्म में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम 57% है, और ईसाई में 74% है, जो काफ़ी अच्छा है। वहीं सिख धर्म की बात करें तो यहाँ पर 67% साक्षरता दर है, और बौद्ध धर्म के पास में 71% है। जबकि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर किसी धर्म के पास में है तो वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म भारत में सबसे साक्षर धर्म माना जाता है, क्योंकि 86% वहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पर सबसे कम परसेंटेज आपको किसका दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर मुस्लिम का परसेंटेज यहाँ पर सबसे कम है 57, बाकी सब ऊपर है। एवरेज जो है उससे तो ऊपर भी 2 लिख रहे हैं आपको, ईसाई और जैन तो एवरेज से भी आगे निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दूसरी सारणी से भी हमको देखने को मिलता है कि साक्षरता की दृष्टि से भी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म पिछड़े हुए हैं। जो कि दूसरे अल्पसंख्यक से चर्चा कर ले हम लोग, हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक है, इसकी तुलना अगर इनसे भी करें तो फिर भी सारे के सारे बहुत टॉप पर है। तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण है। और मुस्लिम धर्म का हाशियाकरण का कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास में डेटा लिखे हुए, हम इसको देख के बोल सकते हैं कि हाँ भाई हाशियाकरण पर तो है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरी जो तालिका है वो बताती है कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिम की जो संख्या वो कितनी है, प्रतिशत कितना है। तो आबादी की बात करें तो 13.5 आबादी मान लो, 13.5 आबादी है। उसमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा अगर आईपीएस की बात की जाए तो टोटल आईपीएस जितने भी इंडिया में है, आईएएस सॉरी क्षमा करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस। अगर हम लोग आईएएस की बात करें तो आईएएस में टोटल आईएएस का 3% लोग केवल मुस्लिम हैं। वहीं आईपीएस की बात करें तो इंडियन पुलिस सर्विसेज की बात करें तो आईपीएस में टोटल सेवाओं में 4% मुस्लिम है केवल। वहीं भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस बोलते हैं इसको, इसमें केवल 1.8% लोग ही कौन है, 1.8% मुस्लिमों का यहाँ पर ये योगदान है सरकारी सेवाओं में। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयाँ पीएसयूज जो होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज जो होती है, जैसे भेल, गेल, आईयूसीएल, ओएनजीसी है ना, बीपीसीएल, जितनी भी नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, इन कंपनियों की भी बात करें तो केवल 3.3% है। बहुत कम परसेंटेज है दोस्तों ये तो। अगर परसेंटेज खाली ज़्यादा है तो वो राज्य स्तरीय पीएसयू में है। राज्य सरकार की जो पीएसयू होती हैं,
जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं उसमें इसका 10% योगदान है, 10.8% योगदान है। बाकी बैंकों और रिजर्व बैंक जो अगर बात की जाए इन सेक्टर में भी केवल 2.2% ही मुस्लिम लोग हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो खाली 10% तो एक ही जगह, बाकी जगह बहुत कम परसेंट है। यहाँ तक तो 1.8% भी है, 3%, 4%, 3.5%, ये बहुत कम डेटा है दोस्तों। इवन यहाँ 2.2% बैंकिंग में। तो इससे देखने को लगता है कि सरकारी नौकरियों में भी मुस्लिम लोगों का जो प्रतिशत है वो भी बहुत कम है। तो इससे भी पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के मुकाबले यहाँ पर इनका जो है सुविधाएं और सामाजिक और आर्थिक जो है चीज़ों का लाभ नहीं ले पाए। इसी चीज़ को करने के लिए 2005 में सरकार ने, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, खुद प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। 2005 में एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति। सच्चर कमेटी के नाम से थी वो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है इंडिया में जो कमेटी बनाई जाती है वो अध्यक्ष के नाम पर बनाई जाती है। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सच्चर, जो एक जस्टिस थे, जज साहब थे। इन जज साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिनका काम क्या था? इनका काम था कि मुस्लिम लोगों की जो स्थिति है उसका जायजा लेना। और कौन सी स्थिति का जायजा लेना? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, तीनों स्थिति का, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेना कि क्या स्थिति अभी भारत में उनकी है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने 2005 में यह समिति गठित की, मेरे ख्याल से 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। तो इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला, इनकी रिपोर्ट क्या क्या कहती है, मुस्लिम लोगों की जो स्थिति है उसके बारे में क्या रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों को देखा जाए। अगर हम लोग बात करें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, तीन चीज़ों का जायजा लेना है। हमने जब तीन चीज़ों को देखा तो ऐसा लगा देखने में कि मुस्लिम लोगों की स्थिति वैसी ही है जैसी भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है। तो उन्होंने पाया कि मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति के समान है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजाति वो समुदाय है जिसको भी हाशियाकरण पर रखा गया है। वो भी हाशिया, हमने पढ़ा है उसमें, आदिवासी समुदाय जो हाशियाकरण से गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी हाशियाकरण का शिकार इसलिए हुआ क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अभी और भी कारण समझेंगे कि क्या कारण है कि मुस्लिम ही धर्म अल्पसंख्यक में, खाली मुस्लिम ही धर्म क्यों जो है वो हाशियाकरण की तरफ पड़ गया। अब मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, हाशियाकरण, हाशियाकरण, हाशियाकरण। हाशियाकरण का मतलब होता है कोई ऐसा समुदाय जो दूसरे समाज से थोड़ा सा अलग हो गया है, अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, या उसको एक तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं औरों से अलग हूँ। तो जब किसी मेन समाज से, मुख्य धारा से कोई समुदाय अलग हो जाए तो उसी को बोलते हैं हाशियाकरण। अब उन्होंने और क्या बोला, जैसे उन्होंने उदाहरण तो उन्होंने दिया कि 7 साल से 14 साल के जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अन्य समुदाय की तुलना में कम साल तक स्कूल जाते हैं। मतलब 7 साल से 16 साल के बच्चों की स्कूल के ड्रॉप आउट की बात करें, ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ने की टेंडेंसी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्कूल जो छोड़ने वाले बच्चे हैं वो मुस्लिम समुदाय में, दूसरे समुदाय के मुकाबले ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साक्षरता प्रतिशत तो कम होगा ना। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर उन्होंने जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसकी अन्य जो पहलू की बात करें तो उन्होंने बोला कि मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण के कई और पहलू हैं। कई और पहलू क्या है? जैसे दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुस्लिम की रीति रिवाज अलग है। दूसरे अल्पसंख्यक के जो रीति रिवाज है उससे मुस्लिम लोगों के रीति रिवाज काफ़ी अलग है, और काफ़ी अलग है। जैसे कई मुस्लिम में बुर्का प्रथा है, लंबी दाढ़ी रखने की प्रथा है, फेज टोपी पहनने देखा होगा आपने मुस्लिम लोगों को, टोपी पहनने की प्रथा है। ये उनके रीति रिवाज में आता है। सभी लोग इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर दूसरी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो मुस्लिम धर्म के लोगों को पहचानने का जो तरीका होता है वो यही होता है। अगर दाढ़ी वाला दिख गया तो बोल रहा है कि हाँ ये मुस्लिम है, बुर्का पहन करके कोई लेडीज़ है तो वो समझ जाता है कि मुस्लिम है, टोपी पहन के है तो एक समझ जाता है मुस्लिम है। तो बुर्का, टोपी हो या लंबी दाढ़ी हो तो ये पहचान बना दी गई है। तो दूसरे समुदाय के लोग भी इन्हीं निशानियों से उनको पहचानते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों से जैसे नहीं हैं। तो जो नॉर्मल लोग, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये इनका अलग रीति रिवाज है, तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि हमसे अलग है, हमारे जैसा नहीं है। बस यही जो धारणा है ये सबसे खराब चीज़ है कि हमको लगने लगा है, दूसरे समुदाय को लगने लगा है कि हम जैसे नहीं हैं, और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार और भेदभाव का बहाना बन जाती है। यही जो सोच है कि हमारे जैसा नहीं है,
बुर्का पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, ये उनकी रीति रिवाज है। लेकिन रीति रिवाज के चलते क्या हुआ, दूसरे समुदाय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव हो गया है, थोड़ा सा दूर चले गए उनसे, और इसी वजह से ये भेदभाव भी होता है और कहीं ना कहीं उनके साथ गलत व्यवहार भी देखने को मिलता है। मुस्लिम समुदाय के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण होता क्या है? एक्चुअल में क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय का जो सामाजिक हाशियाकरण जो है उसका कारण क्या है? तो हाशियाकरण के कारण क्या होता है, वे अपने इलाके छोड़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि हाशियाकरण का कारण जो है वो रीति रिवाज है, थोड़ा से दूसरे समुदाय से अलग है। लेकिन अगर मान लो मुस्लिम समुदाय का हाशियाकरण हो गया, तो हाशियाकरण के कारण क्या होता है, क्या होगा? तो हमको जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? हमको रिजल्ट जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे अपने इलाके छोड़ने लगते हैं। जिस इलाकों में उनकी संख्या कम है वो छोड़ने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो अब उस इलाकों में बसना पसंद करते हैं जहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम बाहुल लोगों की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहीं पर वो मकान लेकर बसना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं घेटोआइजेशन। इसलिए उनका घेटोआइजेशन होने लग जाता है। घेटोआइजेशन शब्द का मतलब उस बस्ती से है, घेटोआइजेशन शब्द का मतलब उस बस्ती से है जहाँ पर एक ही समुदाय के लोग इकट्ठा होकर रह रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो कई बार क्या हो रहा है कि जब दूसरे समुदाय ने मुस्लिम समुदाय के साथ इस तरह का व्यवहार करना शुरू किया कि ये और हमसे अलग है, दुर्व्यवहार शुरू किया, भेदभाव शुरू किया, तो इनको एक डर सा प्रतीत होने लगा कि भाई हम लोग जो है इकट्ठे एक ही समुदाय में रहना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ, इसके फलस्वरूप ये हुआ कि जब मुस्लिम का सामाजिक हाशियाकरण हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, वो लोग जो है एक साथ रहना शुरू कर दिया। अब इकट्ठे एक समुदाय के लोग एक ही जगह रह रहे हैं, तो उस बस्ती को जहाँ पर केवल एक ही समुदाय के लोग रहते हैं और आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घेटोआइजेशन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम अलग हो रहे हैं, इस वजह से वो एक हो रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगा लिया, और यही पूर्वाग्रह जो पहले से अनुमान लगाया गया, इसी वजह से कभी कभी हिंसा और घृणा को भी जन्म देता है। तो यही पूर्वाग्रह, जो घेटोआइजेशन का जो पूर्वाग्रह है कि हम लोग एक हो जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं जो दूसरा हमारे साथ जो गलत व्यवहार होता है वो नहीं होगा, ये पूर्वाग्रह है। यानी पहले से आपने सोच लिया ऐसा, और इसी सोच की वजह से क्या होता है, कभी कभी हिंसा और घृणा भी हो जाती है। तो इस प्रकार मुस्लिम के सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण में गहरा संबंध है। मुस्लिम लोगों के सामाजिक हाशियाकरण और आर्थिक हाशियाकरण में गहरा संबंध है। मतलब इसका मतलब यही है कि सामाजिक हाशियाकरण तो हो ही रहा था। सामाजिक हाशियाकरण कैसे हुआ? क्योंकि समाज के दूसरे सब कम्युनिटीज़ ने, समुदाय ने उनको औरों से अलग समझा, और इसी वजह से उनका जो आर्थिक स्टेटस है वो सामाजिक आर्थिक लाभ नहीं ले पाए। इसी वजह से साक्षरता में पीछे हो गए, इसी वजह से मूलभूत सुविधा में पीछे हो गए, और सरकारी नौकरियों में प्रतिशत बहुत कम है, जो हमने 3 तालिकाएं देखी है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक हाशियाकरण की वजह से उनका आर्थिक नुकसान भी हो गया है, ये समझ सकते हैं। इस प्रकार हाशियाकरण की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को रणनीति बनाना चाहिए, साधन जुटाने चाहिए, और कुछ सुरक्षा की भी जरूरत है। कुल मिला के ये हाशियाकरण तो हो रहा है। अब जब मुस्लिम समुदाय का हाशियाकरण हुआ है तो हाशियाकरण से निपटने के लिए सरकार को करना क्या चाहिए? 3 काम करना पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि सरकार को ऐसी रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाए। तो रणनीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। वहीं सरकार को साधन जुटाने की ज़रूरत है। साधन मतलब जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के इक्विवेलेंट माना गया है इसको। ये बोला है ना कि भाई राजेंद्र सच्चा समिति ने क्या बोला है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के समान दिखती है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति को ऊपर लाने के लिए सरकार ने किन साधनों का उपयोग किया है? सरकार ने आरक्षण जैसी व्यवस्था लेकर के आई है। तो ऐसी ही कोई व्यवस्था ला करके यहाँ पर हाशियाकरण से बचाया जाए। साथ ही साथ जो घेटोआइजेशन हो रहा है, घेटोआइजेशन मतलब जब एक ही समुदाय के लोग जो है इकट्ठे होकर एक ही जगह रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा घृणा और थोड़ा सा क्या है, हिंसा का भाव पैदा हो जाता है। इससे दूसरी कम्युनिटी से अलग हो रहे हैं। आप किसी समुदाय को तभी समझ पाओगे जब उसके पास रहोगे। अब आप अपना अकेला ही समुदाय बना रहे हो तो फिर उससे क्या होगा? तो वो घेटोआइजेशन गलत था। तो घेटोआइजेशन में क्या है, दिक्कत क्यों हो रही है? ये घेटोआइजेशन हुआ क्यों है? सुरक्षा की दृष्टि से हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षाओं की भी जरूरत है, सरकार को सुरक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है। हालांकि भारत का संविधान आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दोनों की दोनों आर्टिकल जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में हमारे मौलिक अधिकार है जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो संविधान में तो कहीं ना कहीं सुरक्षा
प्रदान की गई है और आश्वासन भी दिया गया है कि किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि पूर्वाग्रह हो रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, ऐसा होता है या नहीं होता ये तो अलग बात है, लेकिन आपको लग जाए तो वो जो डर है ना, वही आपको किसी दूसरी ओर दिशा में धकेल देता है। यही हुआ मुस्लिम्स के साथ में। अब इस पूरे चैप्टर का हमको निष्कर्ष निकालना है, जो हमने पूरा वन शॉट रिवीजन समझा, इसका हमको निष्कर्ष निकालना है। इसमें हमने क्या समझा, तो हाशियाकरण से हमने क्या क्या अनुभव किया। हमने अनुभव किया कि विभिन्न हाशियाई समुदायों का अनुभव किया, विभिन्न हाशियाई समुदाय के बारे में समझा कि कैसे आदिवासी लोग हाशियाकरण का शिकार हुए। आदिवासी लोग हाशियाकरण का शिकार होने का मुख्य कारण ये था कि उनके जो संसाधन थे वो आपने छीन लिए, वो शहर में आए और शहर में उनका हाशियाकरण होने लगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको औरों से अलग समझा गया, क्योंकि उनको हमारे रीति रिवाज पता नहीं, उनके रीति रिवाज अलग थे। मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के साथ भी ऐसा हुआ कि वो दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों की बजाय उनके रीति रिवाज थोड़े अलग थे, और कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय उनको और हैं, मतलब हमसे अलग है, उस नज़र से भी देखा, और भेदभाव और कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत व्यवहार तो हुआ है। इस वजह से यहाँ पर मुस्लिम और आदिवासी हाशियाकरण पर आ गए। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझा, हमने अनुभव किया, दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के हाशियाकरण को अनुभव किया। हाशिया पर जाने के विभिन्न कारणों की भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। हमने इस चैप्टर में ये भी समझा कि आदिवासी समुदाय हाशियाकरण पर कैसे गए। हमने इस चैप्टर में ये समझा कि मुस्लिम समुदाय हाशियाकरण का शिकार कैसे हुए। हाशियाकरण का संबंध किस चीज़ से है, हमने ये भी समझा कि हाशियाकरण का संबंध जो है वो अभाव से है, सुविधाओं के अभाव से है। हाशियाकरण का संबंध, जहाँ मुस्लिम धर्म में हमने बोला ना कि पूर्वाग्रह से है, और हाशियाकरण का संबंध शक्तिहीनता से है। तो इन तीन शब्दों को हमने इस पूरे चैप्टर में समझा कि कहीं ना कहीं जैसे आदिवासियों के पास संसाधनों का अभाव था, मुस्लिम धर्म के को पूर्वाग्रह हो गया था कि हमारे साथ गलत होने वाला है, तो उनने अपनी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया, गेटोआइजेशन हुआ। वहीं शक्तिहीनता, कहीं ना कहीं उनको लगना शुरू हो गया कि हम शक्तिहीन हैं औरों के मुकाबले। तो हमने हाशियाकरण का संबंध इन तीन चीज़ों से जोड़ के समझा। वही हमको ये भी समझना है कि दलित भी हमारे देश में अन्य हाशियाई समुदाय है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सच्चर समिति बोलती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जैसी ही स्थिति मुस्लिम की है, और मुस्लिम हाशिए पर है, तो डेफिनेटली अनुसूचित जाति और जनजाति भी हाशिए पर है ही। क्यों? क्योंकि जनजाति तो आदिवासी हमने पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं दलित भी हमारे देश के अन्य हाशियाई समुदाय में से एक है। तो यहाँ पर तीन हाशियाई समुदाय की हम लोग बात कर सकते हैं, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय। तो इस चैप्टर में हमने कुल मिलाकर के इन अलग अलग समुदाय के हाशियाकरण के बारे में पढ़ा। अब एक्चुअल में हाशियाई जो समुदाय हैं वो चाहते क्या है, क्या उनकी चाहत है, ये भी हमने समझा कि हाशियाई समुदाय को हमें देना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए उनके, या उनकी चाह समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं। जैसे अगर आदिवासी की बात करें तो आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक एक अलग ही विशेषता है कि उनका अलग रंग बिरंगे वस्त्र पहनना, उनका एक कल्चर है, तो वो वापस जीवित रखना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनके रीति रिवाज को फॉलो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा चाहिए, और साथ ही अधिकारों और विकास और अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा चाहते हैं कि जो भी विकास हो रहा है देश में उसमें हमारा योगदान भी बराबर रहे, हमें नौकरियां मिले, बराबर हिस्सा रहे। साथ ही साथ अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे अधिकार है, धर्म से संबंधित हो या समुदाय या नौकरियों से संबंधित जो भी वो अधिकार भी हमें मिले, और साथ ही साथ अन्य अवसरों में भी, कहीं भी दूसरा अवसर भी हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का हिस्सा हो या साक्षरता बढ़ाने का हो, सन अवसरों में भी हमें हिस्सा लेने का हम हिस्सा चाहते हैं। तो कहीं कुल मिलाकर के हाशियाई समुदाय की ये डिमांड एक तरह से। तो जब ये तीनों चीज़ें हो जाएगी, सांस्कृतिक विशेषता को छेड़ा नहीं जाएगा, उनको अधिकार दिए जाएंगे, विकास में भी उनका हिस्सा होगा, और साथ ही साथ हर अवसर में अन्य अलग भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वहाँ पर भी उनको हिस्सा दिया जाएगा। तो हाशियाई समुदाय हाशिए से ख़त्म होकर के मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। तो मुख्य धारा से जुड़ने के तीन तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं हमने समझ लिया पूरी तरीके से कि वन शॉट रिवीजन में हमने हाशियाकरण की समझ को अच्छे से समझ लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर में मज़ा आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया एक विकल्प। अगर आपको YouTube पे नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। magnetbrains.com में क्या कर सकते हैं आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100 फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको करना क्या है, हिंदी मीडियम पर सर्च करना है। हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं आ जाएगा। आप 8वीं पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 8वीं पर क्लिक करोगे आपके सामने आपके टीचर के डिस्क्रिप्शन आ जाएगा 8th क्लास के।
8th क्लास के टीचर में आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर गए, वॉच नाउ पर जाने के बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ आपको सबसे नीचे देखना है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, जहाँ पर अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं और चैप्टर के नाम दिए गए। चैप्टर को जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो हो गया शुरू। अब आप आसानी से अपना वीडियो देख सकते हो और नोट्स बना सकते हैं। तो है ना अच्छा विकल्प, जिससे आपको ये सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।